आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चूरिया में रिकॉर्डिंग डांस प्रतियोगिता, घोघरे, खुर्शीपार और पदगुड़ा में हुआ आयोजन। युवाओं और बच्चों ने दिखाया डांस टैलेंट। शैक्षणिक भ्रमण पर निकले सैकड़ों छात्र, विधानसभा भ्रमण पर विद्यार्थी हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। स्वच्छताग्राही दीदियों का किया गया सम्मान, स्वच्छता दीदियों को बताया जागरूकता की मिसाल। गांव शहर को स्वच्छ रखने में दीदियों की अहम भूमिका। राजा फतेह सिंह खेल मैदान में विशेष कार्यक्रम, बिना हेलमेट वाहन चालकों को दी गई समझाइश। 100 दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरण। गणतंत्र दिवस पर पंचायत सचिव सम्मानित, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला सम्मान। पीएम जन्मन आवास योजना में बेहतर प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब घर की छत पर फर्नीचर चढ़ाने के दौरान मकान का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान तेज राम के रूप में हुई है। राजनांदगांव की एक फर्नीचर दुकान से फर्नीचर खरीदा जाता है और उसके बाद तस्वीरों में जो पीछे आप गाड़ी देख पा रहे होंगे, इसी गाड़ी से फर्नीचर को एक घर पर लाया जाता है। इस जगह का नाम अगर बता दें तो राजनांदगांव का चिखली क्षेत्र कहलाता है, जो कि शिक्षक नगर है। यहाँ एक सबसे बड़ी दुर्घटना अभी सामने सुनने को आ रही है, देखने को मिल रहा है कि एक घर के सामने ही एक छज्जा टूट करके गिरा हुआ है। घटने की पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि घटना कुछ इस प्रकार है कि फर्नीचर को जब दुकान से लाया जाता है तो दुकान से लाने के बाद फर्नीचर को इसी दरवाजे के माध्यम से नए फर्नीचर को अंदर घर पर ले जा लिया जाता है। और जो घर का जो पुराना फर्नीचर होता है, यानी कि जो पलंग है, दीवान कहा जाता है, वो दीवान, ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वही दीवान है। इसको ऊपर वाले रूम पर, ऊपर वाली जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है और शिफ्ट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 लोगों की मदद लगती है, जो कि जिस फर्नीचर दुकान से सामान लाया जा रहा था वहीं के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इस फर्नीचर को ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद यहाँ परिवार वालों ने ये भी बताया है कि जब इसको फर्नीचर को ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की रस्सी या और भी किसी अन्य मदद का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ छज्जे पर चढ़ करके ही इस दीवान को ऊपर ले जाया जाता है। अब उसके बाद इस छज्जे पर काफ़ी भारी वजन पड़ जाता है और वजन पड़ने के बाद ये छज्जा जो है वो उन युवकों पर गिर जाता है। 4 युवक इस छज्जे के नीचे में दब चुके थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन चारों युवकों को निकाला गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिसमें से 4 लोगों जो 4 मजदूर यहाँ पर मौजूद थे, उनमें से एक की मौत हो चुकी है और 3 अभी भी घायल अवस्था में हैं। फिलहाल अभी तीनों घायलों को उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल रिफर किया गया है। अब देखना तो ये होगा कि क्या उनकी सुरक्षा कब तक हो पाती है, क्या कुछ उनकी सुरक्षा के पैमाने रहते हैं। लेकिन अब बड़ी सवाल है कि आखिरकार बिना सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लोग जो है वो बिना रस्सी की सहायता के, बिना या अन्य किसी मदद के ही काम करने पहुंच जाते हैं और छज्जे भी गिर जाते हैं। तो अब देखना तो ये होगा पुलिस इस पर क्या कुछ बयान सामने लाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घर की ऊपरी मंजिल पर फर्नीचर चढ़ाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अधिक भार पड़ने से छज्जा टूटकर नीचे गिर गया। मलबे में दबने वाले 4 लोगों में से एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और आगे हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोग इस हादसे के लिए निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को जिम्मेदार बता रहे हैं। मजदूर की मौत के बाद आज जब हम इस घर पर मौजूद हुए हैं तो हमने परिवार से, जो घर के जो मालिक हैं, जो घर में रहने वाले हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाभी क्या कुछ घटना हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी आप हैं, आपने फर्नीचर दुकान से वहाँ पर फर्नीचर मंगवाया था, ऐसी सूचना मिल रही है, क्या कुछ घटना है, शुरू से आप।
फर्नीचर मंगवाए थे, तो जो नया फर्नीचर लेके आए हैं उसको अंदर रखे थे यहाँ अंदर। नीचे, और जो पुराना फर्नीचर था उसको हम कहे कि ऊपर में शिफ्ट कर देते हैं। अब पुराना है तो ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। तो मजदूरों को हम बोले थे कि यहाँ से लेकर के जाओ नीचे से सीढ़िया से, तो नीचे सीढ़िया से चला जाएगा। पर वो बोले कि नहीं, इधर से ऊपर से हो जाएगा भाभी, बाहर से ऊपर चला जाएगा। तो हम मना भी किए थे कि वहाँ से नहीं, इधर ही से लेके जाओ तो हो जाएगा भाभी, ऐसे करके बोले उन्होंने। बाहर से हो जाएगा ऐसे कहा। हाँ, बाहर से हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो छज्जा है उसमें सरिया वगैरह नहीं लगा है, तो यहाँ मजबूती की अगर बात किया जाए तो ये दीवार जो है ज़्यादा मजबूती नहीं है। तो क्या ये जानकारी आपने उनको दी थी? हाँ, दी थी, जानकारी दी थी कि कमज़ोर है थोड़ा-सा, तो यहाँ से मत लेके जाओ, तो कुछ नहीं होता करके बोले, उतना नहीं लगेगा वज़न, हम ले जाएँगे ऊपर, बोले उन लोग। घटना के वक्त आप कहाँ पर थी? मैं ऊपर में थी। ऊपर में थी, सारा चीज़ आप अपने आंखों से देख रहे थे? हाँ, देखी हूँ, थोड़ा ही देखी हूँ मैं। जब आवाज़ आया गिरने का, मैं बोल के चली गई थी अंदर, अब आवाज़ आया गिरने का तो फिर मैं बाहर आई देखने के लिए फिर कि क्या क्या। देखिए आपने कि मतलब कितने मजदूर दबे हुए हैं? 4 मज़दूर दबे हुए थे, तो स्थानीय लोग को उठा रहे थे, मैं भी सहयोग की हूँ उनमें, और चारों को हॉस्पिटल जल्दी से भिजवाने की व्यवस्था किए हैं। स्थानीय लोग भी सहायता किए हैं उनको ले जाने के लिए, और फिर लेके गए हैं। एक युवक की मौत की खबर आ रही है, क्या वो सच है? क्या वो कौन युवक है? क्या उसकी मौत यहाँ मौके पर हुई? नहीं, मौके पर नहीं हुई है, मौके पर वो ठीक था, थोड़ा कमज़ोर लग रहा था, पर अब ये नहीं कह सकती कि कितना उनको लगा, क्या हुआ, पर तुरंत लोगों को ले गए भाई हॉस्पिटल। देखिए कहीं न कहीं ये मामला अचानक ही आया ऐसा प्रतीत होता है। परिवार के द्वारा बताया जाता है कि इस छज्जे पर सरिया नहीं है, दीवारें कमज़ोर हैं, इधर से ना ले जाए, मगर फिर भी मज़दूर जो हैं उनको सीढ़ियाँ के रास्ते से नहीं बल्कि अन्य दूसरे रास्ते यानी कि घर के बाहर के रास्ते से ले जाते हैं, और अचानक से ही जब वो पलंग छज्जे पर पहुंचता है तो अचानक ही वो छज्जा भरभरा करके गिर जाता है, और गिरने के बाद वो चारों मजदूर छज्जे के नीचे दब जाते हैं। अब दबते हैं तब फिर तत्काल मौके पर स्थानीय लोग उनका उपचार करवाने के लिए भेजा जाता है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले की यातायात पुलिस द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों को समझाइश देते हुए 100 वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने वाहन चालकों से स्वयं हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट पहनना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में यह जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन भी है। जैसा कि आपको विदित है, जो हमारा जनवरी का जो माह है 2026, ये पूरा जो माह है हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा मंथ के रूप में मना रहे हैं। इस तरह में हमारे द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम करवाए गए थे। तो आज 27 जनवरी को राजा फतेह सिंह मैदान खैरागढ़ में हमारे द्वारा हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जो जरूरतमंद है उनको जागरूक किया गया कि वो हेलमेट पहने, साथ ही उनको पुलिस विभाग की तरफ से हेलमेट का वितरण किया गया है। तो अभी हमारे द्वारा इस प्रोग्राम में लगभग 100 हेलमेट का वितरण किया गया है, और आशा है कि लोग इससे जागरूक होंगे और जब भी बाइक वगैरह राइड करेंगे तो हेलमेट का उपयोग करेंगे। राजनांदगांव जिला न्यायालय में आज फिर से बम रखने की धमकी वाला मेल प्राप्त होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे एक और धमकी भरा मेल आया, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। घटना के बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते बम स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंच गया और जिला न्यायालय के विभिन्न हिस्सों में सघन छानबीन शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। 1 महीने पहले भी न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा को और सख्त कर दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और फिलहाल किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय को पिछले दिनों पहले एक बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरे शहर भर में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायालय के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी आधिकारिक लोग हैं और जितने भी आम नागरिक लोग हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से इस कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। सेम उसी प्रकार का एक मेल आज भी प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से पहले जो जिला एवं सत्र न्यायालय को उड़ा देने की धमकी मिली थी एक मेल के माध्यम से, अभी मेल कहां से आया है, किसका आया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मगर ये मेल मिलने के बाद, ये मेल प्राप्त होने के बाद आधिकारिक लोगों और पुलिस महकमे जो है वो सघन जांच कर रही है। जांच के बाद खुलासा होगा कि इस प्रकार का जो मेल है वो कहां से आया है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं देखना ये होगा कि आखिरकार इस प्रकार की जो धमकी है ये दूसरी बार राजनांदगांव के जिले एवं सत्र न्यायालय को मिली है। अब इस पर अधिकारी लोग क्या कुछ कहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जिला न्यायालय राजनांदगांव में बम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपियों द्वारा मेल किया गया था। बीडीएस टीम तत्काल भेजा गया और जितने भी न्यायालय परिसर है और न्यायालय के अलग अलग कक्ष हैं उसमें बारीकी से अलग अलग जहाँ उपस्थित लोगों को निकाल करके उसमें बीडीएस टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु या स्फोटक पदार्थ या बम बरामद नहीं हुआ है। अभी तक सभी सुरक्षित हैं और जो अज्ञात मेल आया है उसके संबंध में साइबर सेल के माध्यम से अज्ञात आरोपियों को विधिवत पतासाजी किया जा रहा है, जिसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम घोरदा के समीप बुद्धभरदा स्थित गुरुदेव रिफाइनराइज ऑयल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग फैक्ट्री के तेल पैकेजिंग प्लांट के गोदाम में लगी, जहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बोरे और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तेल रिसाव की वजह माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है। वहीं घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री परिसर में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे और न ही आपातकालीन निकासी के स्पष्ट इंतजाम थे, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक निजी ऑयल फैक्ट्री में आग लगने की खबर इतनी बड़ी हो चुकी थी, जिस पर हम ग्राउंड पर यहाँ खुद मौजूद हुए हैं, मौके पर मौजूद हुए हैं, तो हमें पता चला कि ये जो जगह है वो एक प्राइवेट फैक्ट्री है और प्राइवेट फैक्ट्री पे हमें भी घुसने से मना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत में ग्राम घोरदा है और ग्राम घोरदा के अंदर में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसे बुद्धभरदा के नाम से जानते हैं। और बुद्धभरदा के इस रामदेव रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ घंटे पहले आग लगने की सूचना मिली है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आग की लपटें जो है, आग की धुएं जो है अभी भी बरकरार है। काफी गंभीर विषय है कि इतना बड़ा जब आग लगता है तो पुलिस बल यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है। तस्वीरों में देखेंगे आप, लालबाग थाना की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ इस जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री पे आग बुझाने वाली दमकल की टीम भी मौजूद है, ऊपर आई हुई है। आग पर काबू पाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े फैक्ट्री चलाने के बावजूद भी क्या आग पर नियंत्रण पाने के लिए कोई पैमाना सुनिश्चित नहीं था? क्या आग को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी? आखिरकार जब इतने बड़े मामले आते हैं तो यहाँ से जो जिम्मेदार नागरिक रहते हैं वो मीडिया से बात करने से, मीडिया के साथ रूबरू होने से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार के जवाब देने से मना कर दिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं अब भी काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े आग लगने की वजह से क्या कोई मजदूर इस आग की लपटों पर फंसा होगा? कहीं पर किसी की जान माल जा सकती है या नहीं? किसी भी प्रकार से अभी तक के पुष्टि नहीं हो पाई है। जब इस फैक्ट्री के किसी लोगों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने मीडिया को जवाब देना सुनिश्चित नहीं समझा। तो देखा आपने, क्या थी ये प्राइवेट ऑयल फैक्ट्रियों के कारखाने चलाने के नियम, कायदे और कानून।
किस तरीके से जब आग लगने की खबर सामने आती है तो सुरक्षा के पैमाने पर काफी गंभीर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब देखना तो ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या श्रम विभाग हड़कंप पर आता है, क्या ये निजी फैक्ट्री वाले लोगों की मनमानी यहीं पर ही थम पाती है, क्या उन शासन के बनाए हुए नियमों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बहरहाल इस खबर में आपको बता दें कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हो पाई है, मगर ऐसी जो दुर्घटनाएं होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, उसके लिए शासन के द्वारा काफी कुछ पैमाने बनाए हुए हैं। मगर अब देखना तो ये होगा कि शासन के द्वारा जिस बनाए हुए पैमाने का कितना प्रतिशत यहाँ पर नियम को फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, नमस्कार। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में रेंज के दूसरे साइबर थाने का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। यह नया साइबर थाना एसपी कार्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कुल 8 साइबर थानों का संयुक्त उद्घाटन किया। साइबर थाना अब स्थानीय पुलिस प्रशासन का अहम हिस्सा बन गया है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारी साइबर अपराधों की जांच करेंगे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी और अन्य साइबर अपराधों से आम नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इस थाने की मदद से नागरिकों को डिजिटल मामलों में अधिक से अधिक सहायता और न्याय की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है और स्थानीय लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक और सक्षम बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव समेत अन्य 7 जिलों पर साइबर थाने का आज उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन के बारे में अगर आपको बता दें तो राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के द्वारा राजनांदगांव के इस साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन केवल एसपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा फीता काट करके इसका उद्घाटन किया गया है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये उद्घाटन जो है वो केवल एक ही जिले में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के करीब 8 जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। 8 जिलों में से एक जिला राजनांदगांव भी आता है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इस साइबर अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार से पुलिस तत्परता दिखाएगी और किस प्रकार से गहन जांच के साथ में त्वरित कार्यवाही का फलस्वरूप देखने को मिलेगा। आज दिनांक 28 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एचएम साहब और डीजीपी महोदय की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक के माध्यम से पीएचक्यू से जितने भी साइबर थाने हैं प्रदेश में उनका शुभारंभ किया गया है। इसी श्रृंखला में राजनांदगांव एवं 7 अन्य साइबर थानों का उद्घाटन आज उनके द्वारा किया गया। और कितना मजबूती ला सकेंगे अपराधों को रोकने को लेकर साइबर थाना खुलने? जी, क्योंकि एक प्रकार से थाने के रूप में स्टार्ट किया गया है। अभी से पूर्व साइबर सेल चला करता था, तो थाना एक फुल फ्लेज अपने आप में यूनिट होती है। तो बेहतर तरीके से नवाचार करते हुए और जो नए प्रकार के क्राइम्स हैं उनको काउंटर करते हुए एक अच्छा शुभारंभ करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी अच्छे से कार्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र अंतर्गत पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास विद्यालय राजनांदगांव के सैकड़ों छात्र आज शैक्षणिक भ्रमण के लिए नया रायपुर विधानसभा परिसर के लिए रवाना हुए। छात्रों को नगर निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसएमडीसी अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी, पीएम नोडल अधिकारी, एपीसी समग्र शिक्षा मिशन आदर्श वासनिक सहित परिजन और विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से परिचित कराना और उनके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
छुई खदान गंडई साल्हेवारा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को उनके उत्कृष्ट कार्य और समयबद्ध योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। पीएम जन मन आवास योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। छुई खदान गंडई साल्हेवारा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों ने ग्रामीण विकास की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन पंचायतों में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वनांचल क्षेत्रों में सर्वाधिक श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने और कृषि आधारित कार्यों के प्रभावी संचालन जैसे कार्यों के लिए सचिवों की सराहना की गई। छुई खदान और गंडई सहित वनांचल क्षेत्र की पंचायतों ने समय पर लक्ष्य पूर्ण कर जिले की अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जनपद पंचायत छुरिया में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए संजय सिन्हा ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल संविधान और लोकतंत्र का पर्व नहीं बल्कि कर्तव्य, सेवा और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है। स्वच्छता ग्राही दीदियां बिना थके हमारे गाँव और शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वच्छता ग्राही दीदियां केवल सफाई कर्मी नहीं बल्कि समाज में जागरूकता की मशाल हैं। वे घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश देती हैं, शौचालय उपयोग के लिए प्रेरित करती हैं और बीमारियों से समाज को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस अवसर पर स्वच्छता ग्राही दीदियों एवं जनपद पंचायत छुरिया के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विकासखंड छुरिया के ग्राम घोघरे, खुर्शीपार एवं पदगुड़ा में आयोजित रिकॉर्डिंग डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डांस केवल शरीर की गति का नहीं बल्कि मन, मेहनत और आत्मविश्वास का संगम है। संजय सिन्हा ने कहा कि कैमरे के सामने अभ्यास करने से मंच का डर खत्म होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग डांस आत्म मूल्यांकन का सर्वोत्तम साधन है जिससे अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास विकसित होता है। यही कारण है कि बड़े कलाकार भी अपनी कला को निखारने के लिए रिकॉर्डिंग डांस का सहारा लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा के संरक्षण और निर्देशन में संपन्न होगा। समारोह में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर दीक्षांत भाषण देंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर और राजकुमारी इंदिरा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा। समारोह में 5 शोधार्थियों की डिलीट और 64 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 232 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 4 विद्यार्थियों को रजत पदक प्रदान किया जाएगा। अंत में कुलपति द्वारा तिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर समारोह का समापन किया जाएगा। 17वां दीक्षांत समारोह होने वाला है और ये वो दीक्षांत समारोह है जिसमें पिछले 4 सालों की जो डिग्रियां हैं वो वितरित की जाएंगी तथा मेडल्स दिए जाएंगे। और इसमें अध्यक्षता हमारे माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे, रमन डेका जी करेंगे। और रमन सिंह जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी आना था। अभी खबर आई है कि उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वयं खेद व्यक्त किया है। और हमारे बीच में हायर एजुकेशन के मिनिस्टर टंकराम वर्मा जी होंगे और मैं स्वयं होंगी। तो इस तरह से ये कल होने वाला है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा को विशेष अतिथि न बनाए जाने के विरोध में काला झंडा दिखाने और प्रशासन का पुतला दहन करने की चेतावनी के बाद खैरागढ़ प्रशासन हरकत में आ गया। सूत्रों के अनुसार आज सुबह 11 बजे प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस निरीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ ने मनराखन देवांगन के आवास पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं को समझाइश दी। समझाइश के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज, विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि पिछले वर्षों में भी दीक्षांत समारोह में विधायक को अतिथि नहीं बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसे विधायक का अपमान बताते हुए विरोध जारी रखने की बात कही। समझाइश असफल होने पर पुलिस ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 17वां दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेंडेका रहे। इस दौरान राज्यपाल ने समारोह में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब यह संस्थान राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। राज्यपाल ने यह भी जिक्र किया कि राजकुमारी इंदिरा सिंह संगीत प्रेमी थी और उनके असामयिक निधन के बाद खैरागढ़ के तत्कालीन राजा ने उनकी स्मृति में अपना राजमहल दान कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उस समय यह एशिया का एकमात्र कला संगीत विश्वविद्यालय था। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, खैरागढ़ राज परिवार के महाराज आर्यव्रत सिंह और कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजकुमारी शारदा देवी सिंह बावली की नाम पट्टिका का भी अनावरण किया गया। आज इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के 17वां दीक्षांत समारोह था और इस समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेंडेका जी, जो कुलाधिपति भी हैं, उनके मुख्य अतिथि में आज संपन्न हुआ। और इस विशेष अवसर पर हमारे पद्मश्री और धरसीवा विधानसभा के विधायक सम्मानीय अनुज शर्मा जी के साथ डॉक्टर लवली शर्मा जी, कुलपति खैरागढ़, और इस कार्यक्रम में आज वर्षों से मेहनत कर रहे हमारे जो बच्चे हैं उन सब को आज उपाधि से सम्मानित किया गया। आज 257 हमारे जो बच्चे हैं उसको गोल्ड और सिल्वर से सम्मानित किया गया और 64 बच्चे को PhD और 5 को डीलिट की उपाधि दी गई। ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय की पहचान हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे है और अनेक देश के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं। आज राजकुमारी इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के आज 17वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति माननीय राज्यपाल रमेंडेका जी का आगमन हुआ था और जितने यहाँ के शोधार्थी थे, जितने मेरिटोरियस लोग थे, जिनको डीलिट या PhD और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। आज बड़ा हर्ष का विषय था। 2-3 सालों बाद हुआ है, 4 सालों के बाद हुआ है। आज दीक्षा समारोह का महोत्सव था। आज श्री इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जी में आज के दिन श्री राज्यपाल श्री रमेंडेका जी का आज आगमन हुआ था मुख्य अतिथि के तौर पर और आज उन्होंने अपने स्वयं से यह घोषणा की है कि विश्वविद्यालय का नाम जो पहले सिर्फ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब से वो राजकुमारी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है और इस बात से आज हमें बहुत प्रसन्न हुआ है। आज का कार्यक्रम रहा और जो माननीय हमारे कुलाध्यक्ष हैं राज्यपाल महोदय, उनका हमेशा एक बहुत ही सकारात्मक विचार है विश्वविद्यालय को लेते हुए और जो सोच है उनकी, और उनकी सोच खाली सोच नहीं रहती है, उसमें उनका क्रियान्वयन है। तो आज इस 17वें दीक्षांत समारोह में आपकी गौरवमयी जो उपस्थिति रही अध्यक्षता के रूप में, उन्होंने उसको बहुत सहृदय से निभाया और अपने वक्तव्य में भी विद्यार्थियों को बहुत सारी चीजें मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऐसे परोसी हैं कि विद्यार्थी मतलब अवश्य ही उससे बहुत प्रोत्साहित भी होंगे, लाभान्वित भी होंगे।
ने कस्तूरबा महिला मंडल में सड़कों पर सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में यातायात प्रभारी नवरत्न कश्यप ने किया। कार्यक्रम में यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की अनिवार्यता, बिना लाइसेंस वाहन चलाने के दुष्परिणाम, सड़कों पर दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि और यातायात उल्लंघनों पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 150 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान यातायात पुलिस ने आम जनता से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाने और 4 पहिया वाहन में हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।